Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। बच्चे आज हम करने वाले हैं व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर का सेकंड पार्ट। चैप्टर 5 है, ये एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। क्लास 8th का चैप्टर है हिस्ट्री का। देखो, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तो हमने ये सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली थी, ठीक है। ये पेज भी हमारा कवर हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जल्दी ही जितनी भी टुकड़ियाँ थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना छा गई थी, ठीक है। जितनी भी रेजिमेंट थी वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्चुअली एक्साइटेड किस लिए थे? अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक्साइटेड थे एक तरीके से। वो जब थे अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगे थे, तो अब ये एक्साइटमेंट हो गया था। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। तो एक उस दौर की जो एक झलक मिलती है हमें सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। अब क्या होता है, सीताराम पांडे वॉज रिक्विटेड इन 1812। 1812 में क्या हुआ था, सीताराम पांडे जो थे वो रिक्विट किए गए थे, यानी कि उनको नौकरी मिली होगी। कहाँ पर? 1812 में उन्हें नौकरी मिली थी कि सिपाही की तरह बंगाल नेटिव आर्मी में, ठीक है। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स। तो लगभग उन्होंने 48 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पर नौकरी करी एंड रिटायर्ड इन 1860। और 1860 में वो सेवानिवृत्त भी हो गए थे। ही हेल्प द ब्रिटिश टू सरप्रेस द रिबेलियन। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी किसको? अंग्रेज़ी के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोग बगावत कर रहे थे ना, उसको दबाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की हेल्प करी थी। जबकि ड्यू हिज सन वॉज अ रिबेल, उनका जो खुद का बेटा था वो भी खुद ही एक विद्रोही था एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। जबकि वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा बेटा मारा गया था इनकी खुद की आंखों के सामने। ऑन रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हुए, ही वॉज परस्यूडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। तो उन्हें प्रेरित किया गया वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो थे उनके द्वारा, जो नॉर्गेट थे, टू राइट हिज मेमोरीज। तो नॉर्गेट ने कहा कि भाई आप अपनी मेमोरीज जो हैं वो लिखिए, अपने संस्मरण लिखिए। तो ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवधि। तो उन्होंने अवधि भाषा में 1861 में वो उसे कंप्लीट कर लिया एंड नॉर्गेट ने ट्रांसलेट किया इट इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में नॉर्गेट ने इसे ट्रांसलेट किया एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार। और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने क्या किया, इसको नाम क्या दिया, किस नाम से प्रकाशित कराया था? फ्रॉम सिपाही से सूबेदार तक। ऐसे समझ लो, फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार का मतलब हुआ सिपाही से सूबेदार तक। हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम दी व्हाट सीताराम पांडे रॉट। तो यहाँ पर एक अंश दिया गया है जो सीताराम पांडे ने एक्चुअली लिखा है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ अंश दिए गए हैं। अब इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट सीजिंग ऑफ दी Athfield, the minds of the sepoy was distressed and led them a plot against the government। अब क्या मतलब हुआ? मेरा मानना है, उन्होंने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। एजेंट्स ऑफ द नवाब एंड ऑफ नवाब अवध के जो नवाब थे, नवाब ऑफ अवध एंड ऑल्सो ऑफ द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ द आर्मी। अब क्या हो रहा था उस समय कि जो अवध के नवाब थे और दिल्ली के जो बादशाह थे, उनके जो नुमाइंदे थे, नुमाइंदे मतलब उनके जो आदमी कहते हैं ना, अपने जासूस एक तरीके से समझ लो, वो सेना की नब्ज जानने के लिए जगह जगह पूरे देश में भेज दिए जाते थे, ठीक है, कि भाई सेना क्या कर रही है, देखो अंग्रेज़ों की सेना के मन में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि ये सब इनसिक्योर हो चुके थे, चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे हमारे दिल्ली के राजा हों, सब तो इनसिक्योर थे अंग्रेज़ों से। तो ये अब अपने आदमी भेजने लगे, अपने नुमाइंदे भेजने लगे कि जाके पता करो भाई वहाँ आर्मी में क्या चल रहा है। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाही। और ये किस बात पे काम करने लगे? सिपाहियों की भावनाओं को ये और हवा देने लगे। तो सिपाही जो थे वो वैसे ही थोड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ होने तो शुरू हो गए थे, तो ये क्या करते थे, ये नुमाइंदे जो थे और हवा देते थे, उन्हें और भड़का देते थे, ठीक है। दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ द सिपाही, टेलिंग देम हाउ ट्रीचियसली द फॉरनर्स हैड बीन बिहेव्ड टूवर्ड्स देयर किंग। तो वो ये क्या करते थे, इनको बताते थे, उन सिपाहियों को बताया जाता था कि विदेशियों के भाषा, अभी बताती हूँ, उनके हवा दे देते। अब एक सेकेंड, आप पूरी लाइन पहले कर लेते हैं। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज एंड प्रॉमिस टू परस्यू द सोल्जर्स टू म्यूटनी एंड टर्न अगेंस्ट द मास्टर्स। अब क्या हो रहा था? दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ द सिपाही। तो सिपाहियों की जो फीलिंग्स थी उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा हवा दे रहे थे और क्या कर रहे थे, टेलिंग देम हाउ ट्रीचियसली द फॉरनर्स हैज़ बिहेव टूवर्ड्स द किंग। तो ये उन्हें बता रहे थे कि सिपाहियों को उन्होंने बताया कि किस तरह से जो विदेशी है ना, विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। भाई उस समय तो हिंदुस्तान में बादशाहों की चलती थी ना, बादशाह को लोग अपना समझते थे, तो वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे बादशाह के साथ कितना ख़राब कर रहे हैं ये अंग्रेज़। तो ये जो बादशाह के आदमी थे ना, तो
कॉमन पब्लिक को ये इस तरह से समझा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये सिपाहियों को भड़का रहे थे जा जाके। तो कॉमन पब्लिक वहाँ पे, मैं सिपाहियों की जो बात कर रही हूँ, उन्हीं को सिपाहियों को जा जाके कहते थे ये आदमी। अब ये हज़ारों झूठ गढ़ डालते थे, देखे, दे इन्वेंटेड 10,000 लाइज, का मतलब कुछ भी झूठ बोल देते थे और प्रॉमिस कर देते थे। प्रॉमिस टू परस्यूटेड द सोल्जर्स टू म्यूटिनी एंड टर्न अगेंस्ट द मास्टर्स। अब द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द ट्रोन। अब क्या हो रहा था, उन्होंने हज़ार झूठ कर डाले और सिपाहियों को, अपने मालिक को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा दिया। जो अंग्रेज़ मालिक थे ना, तो सिपाहियों से बोला कि तुम इनके खिलाफ बगावत कर दो, ताकि जो दिल्ली के जो बादशाह हैं ना, उन्हें दोबारा गद्दी पर हम बैठा सकें। तो एक तरीके से ये चल रहा था कि जो बादशाह के बंदे थे, ये सिपाहियों के पास जाते थे, सिपाहियों के पास जाके उनको कहते थे भैया अंग्रेज़ बहुत खराब हैं, अंग्रेज जो तुम्हारे साथ भी गलत कर रहे हैं, बादशाह के साथ भी गलत हो रहा है, तो तुम क्या करो, इनके खिलाफ हो जाओ, और इस तरीके से हमारा जो वापस है, हमारे ये अंग्रेज़ तो भाग जाएंगे, फिर हमारा जो बादशाह है वो वापस हमारा बादशाह बन जाएगा। तो दे मेंटेन्ड दैट, इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया, दैट दिस वॉज द होली विद इन द आर्मी पावर्स इफ़ द soldiers would only act together and do as they were advised। तो अब ये कह रहे थे, उनकी दलील ये थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करेंगे, उनके सुझावों पर अमल करेंगे, तो सेना ऐसा कर देगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब आप देखो, एक पिक्चर आपको दिखा रखी है यहाँ पर। रिबेल सिपाहीज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग। तो ये कहाँ का चित्र है, ये मेरठ के विद्रोही सिपाही अफसर जो थे हमला करते हैं और उनके घरों में घुस जाते हैं और इन इमारतों में आग लगा देते हैं। तो मेरठ में जो विद्रोही सिपाही, मेरठ में तो हुआ था 1857 का संग्राम, जो विद्रोही सिपाही थे अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं, वहाँ इमारतों को आग लगा देते हैं। तो विद्रोह एक तरीके से शुरू हो गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा था। इट चांस्ड दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंट पार्टीज टू मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट गैरिसन्स फॉर इंस्ट्रक्शंस इन यूज़ ऑफ द न्यू राइफल। अब संयोग से क्या हो रहा था, इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। अब क्या हुआ, दीज मैन परफॉर्म्ड द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल अ रिपोर्ट गॉट अबाउट by some means or the other that the cartilage used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs। तो हुआ क्या यहाँ पर कि इन लोगों को कुछ समय के लिए सिपाहियों को प्रशिक्षण देते थे, मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी दौरान न जाने कहाँ से खबर फैल गई कि इन राइफलों के इस्तेमाल में जो कारतूस जो यूज़ हो रहा है, ये गाय और सुअर की चर्बी के लेप से बनाया गया है। अब बड़ी परेशानी वाली बात थी। द मैन फ्रॉम द आवर रेजिडेंट रॉट टू अदर इन द रेजिमेंट टेलिंग देम अबाउट दिस। अब ये क्या हुआ कि हमारे रेजिमेंट के जो लोग थे, दूसरे लोगों को लिख कर ये खबर भेजने लगे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये खबर जो फैलने लगी होगी। ठीक है ना, सून द एंड वॉज सून एक्साइटमेंट इन दी एवरी रेजिमेंट। हर जगह बहुत ज़्यादा उत्तेजना होने लग गई इस तरीके से। Some men pointed out that in frontier service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the Sepoys' mind had been inflamed by the सीजर ऑफ अवध। अब क्या हो रहा था यहाँ पर, अब देखो हर रेजिमेंट में तो उत्तेजना फैलने लगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जो 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनको मज़हब को चोट पहुँचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मतलब उनको लग रहा था कि भाई 40 साल से तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, अवध पर कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने, तो सिपाही बड़े गुस्से में थे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn to all into Christians, and they had therefore introduced the cartilage in order to bring this about, since both जो थे अब आ जाओ पहले इतना पढ़ लेते हैं। तो जितने भी स्वार्थी लोग थे वो फ़ौरन ये कहानी कर दी गई कि अंग्रेज़ों ने तो ये सब ईसाई बनाने के लिए करा है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कारतूस तैयार किए हैं, तो ताकि उन्हें इस्तेमाल करके मुसलमान और हिंदू दोनों ही क्या हो जाएं, हिंदू जो होते हैं माउंटेन्स जो थे और हिंदू तो थे वुड बी डिफाइल बाय यूजिंग इट, डिफाइल हो जाए मतलब कि भ्रष्ट हो जाए, उनका धर्म ही भ्रष्ट हो जाए। द कर्नल साहिब, जो कॉलोनल होते हैं मतलब कर्नल, तो द कर्नल साहिब वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट विच इवन ही कुड नॉट फेल टू सी वुड पास ऑफ एज इट हैड डन बिफोर, एंड ही रिकमेंडेड मी टू गो टू माई होम। तो क्या हुआ, कर्नल साहब का मानना ये था कि यह बेचैनी जो हो रही थी, ये जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहेगा, फिर थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ठीक है, तो ये किसको जाने की हिदायत दी गई थी, सीताराम पांडे जी ने अपने बारे में लिखा था कि कर्नल साहब को लगा कि भाई ये बेचैनी थी क्या कुछ दिनों की है, तो कर्नल साहब ने जो है मुझे यानी कि सीताराम पांडे को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। अब आगे पढ़ते हैं।
अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। क्या हुआ, जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह बन गया, लोगों में एकदम विद्रोह फैल गया। क्या हुआ, थ्रू स्ट्रगल बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। जबकि देखो ये शासक और प्रजा के बीच का संघर्ष कोई अनोखी बात तो नहीं होती थी, ऐसा तो होता था पहले के टाइम में, लेकिन समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकेम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिडेंट सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। तो ये कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है, बिल्कुल जो होती है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगी सत्ता। अब वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे लोग ये मानने लगे कि अब उन सबका शत्रु कौन है, एक ही आदमी है, इसीलिए वे सब कुछ करना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप अ पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता था, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय भी देना पड़ता था। संचार, कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, इनिशिएटिव करना मतलब कि पहले कुछ करना, पहलकदमी करना, एक तरीके से डिस्प्ले करना माने डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास दिखाना, ये सिचुएशन जो होती है उनको परिचय देना होता था। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन दी नॉर्थन पार्ट। तो इस तरह की सिचुएशन जो थी नॉर्थन पार्ट में भी है इंडिया के, कब 1857 में। आफ्टर 100 years ऑफ conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. क्या हुआ, शासन के लगभग 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। अब मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत की कंपनी को अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपनी वाले अब परेशान हो गए थे कि भैया ये क्या हो गया एकदम अचानक से। स्पॉइज म्यूट इन सेवरल प्लेसेस। अब क्या हुआ, जो सिपाही थे वो काफ़ी ज़्यादा, भैया पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, देखो। सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम मेरठ एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। तो बहुत क्या हुआ उस समय कि जो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी। तो म्यूटिनाइड का मतलब क्या होता है कि म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस मतलब काफ़ी जगह पे इन्होंने बगावत कर दी थी। ठीक है, अब जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रोज अप रिबेलियन। तो इस तरीके से रिबेलियन जो थे, ये रिबेलियन कौन है, बगावत करने वाले सिपाही थे। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत करी थी। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है कि सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेसिस्टेंस टू दी colonialism and in the 19th century anyone in the world। अब क्या हो रहा था यहाँ पर कि समाज के विभिन्न तबकों में असंख्य लोग जो थे विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। मतलब बहुत सारे अलग अलग जो माने अमीर भी गरीब भी, तो अलग अलग तबके के जो लोग थे वो असंख्य विद्रोही, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो थे, न्यूमरस लोग जो थे, इनके खिलाफ अब खड़े हो गए थे। और उपनिवेशवाद के खिलाफ ये बिल्कुल खड़े हो चुके थे। उपनिवेशवाद तो समझ रहे हो नहीं, जो इनका चल रहा था दुनिया भर में, इनके खिलाफ में सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ ये जो थे, अब ये संघर्ष शुरू हो चुका था। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं म्यूटिनी का मतलब क्या होता है। देखो म्यूटिनी का मतलब होता है व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसोबे करते हैं देयर ऑफिसर्स इन आर्मी। जब सारे सिपाही इकट्ठे हो जाएं और अपने सैनिक अफसरों को हुक्म जो उन्होंने दिया उसको मानने से इनकार करते तो उसको बोलते हैं म्यूटिनी। और एक चीज़ यहाँ पे थी एक्टिविटी, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट कंसर्न्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू सीताराम एंड अकॉर्डिंग टू विष्णु भट्ट। तो आपको बताना है कि सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन कौन सी थी। व्हाट रोल डिड दे थिंक, उन्होंने क्या, किस रोल के बारे में क्या भूमिका उन्होंने निभाई है, द रूलर्स वर प्लेइंग, और व्हाट रोल डिड द सिपाही सीम टू प्ले, और कौन से सिपाहियों की क्या भूमिका निभाते हुए देख रहे थे। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो ये क्या चित्र आपको दिखा रखा है, द बैटल इन द cavalry lines। ठीक है, ऑन द इवनिंग ऑफ 3rd जुलाई 1857 ओवर 3000 rebellions came from बरेली। और क्या हुआ उसके बाद, क्रॉस्ड द रिवर जमुना, एंटर्ड दिल्ली एंड अटैक्ड द ब्रिटिश cavalry पोस्ट एंड द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट। अब क्या हुआ था, ये केवलरी लाइन्स में युद्ध, केवरेली लाइनों में युद्ध 3 जुलाई 1857 को 3000 से भी ज़्यादा विद्रोही जो थे बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश केवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया और ये युद्ध पूरी रात चलता रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे कंपटीशन देने आगे जाके, उन सब के काम ये बहुत ज़्यादा आएगा चैप्टर। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब हम पढ़ते हैं मेरठ से दिल्ली तक। ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर
इन बैरकपुर। तो क्या हुआ था, 29 मार्च को 1857 में एक युवा यंग सिपाही जो था मंगल पांडे, उसको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। सम डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge। अब कुछ चंद दिनों बाद मेरठ में जो तैनात सिपाही थे उन्होंने अपने कारतूसों के साथ फौजियों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया। फिर उनको तो वो था ना कि इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है, तो उन्होंने ड्रिल करने से भी मना कर दिया। विच वर सरप्रेस्ड ऑफ बीइंग कोटेड विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड गोट्स। ठीक है ना, तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers, and this happened on 9 May 1857। अब जब इन्होंने क्या किया था, देखो सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, तो 85 सिपाहियों को नौकरी से ही निकाल दिया जब इन्होंने मना किया ड्रिल करने से। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने का आरोप मिला और 10-10 साल की सज़ा भी दी गई, और ये हुआ था 9 मई 1857 की ये बात है। सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको फांसी हुई थी, कब ये शुरू हुआ था, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बेनतहा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मेरठ में जितने भी तैनात थे भारतीय सिपाही, उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys। तो क्या हुआ, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पे चंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया था। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार डाला था। दे कैप्चर्ड गन्स एंड ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the अब क्या फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगीज। अब इन्होंने क्या किया, अब मेरठ की जेल पर उन्होंने धावा बोल के बंद सिपाहियों को तो आज़ाद करा ही लिया था, तो उन्होंने अंग्रेज़ ऑफिसर पर हमला करके उसे भी मार डाला था। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतें, उनकी संपत्तियाँ सबको जला दिया। मतलब बस किसी तरीके से इनको लगता था फिरंगी जो है ना, ये इनको यहाँ से भगाना है, डिक्लेयर कर दी थी उन्होंने वॉर इनके खिलाफ। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी कौन, अंग्रेज जो थे, युद्ध का बिल्कुल ऐलान कर दिया था। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। तो सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर अब आमादा हो चुके थे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। अब ये भी तो सवाल था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो देश पर शासन करेगा कौन। द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू द क्वेश्चन। तो लेकिन सिपाहियों के पास उसका जवाब था, कौन करेगा, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तो वो चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं और बहादुर शाह जफ़र जो है वो वापस से उनको वो शासन सौंपना चाहते थे। तो सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th May टू रीच दिल्ली इन दी अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरठ के सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे में ही क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ वहाँ पे, एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड। अब जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो क्या हुआ, द रेजिमेंट स्टेशन एंड दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन। अब क्या हुआ, आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों में भी बगावत हो गई कि भैया ठीक है आ गए अब तो सिपाही, तो वहाँ पे भी बगावत शुरू हो गई थी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, और फिर अंग्रेज़ ऑफिसर वहाँ पे भी मारे गए थे। आर्म्स एंड एम्यूनेशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। और वहाँ पे भी क्या हुआ, देशी सिपाही जो थे उन्होंने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को क्या किया, आग लगा दी थी। विदेशी का मतलब जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने ये सब कुछ किया था। अब फिर क्या हुआ, trumpet soldiers gathered around the walls of Red Fort where the बादशाह lived, demanding to meet him। अब वहाँ पर क्या हुआ, सिपाहियों ने ये सब तो करा था, विजयी सिपाही जो थे मतलब जो जीत गए थे, अब उन्होंने क्या किया, लाल किले की दीवारों के आसपास जाके जमा हो गए और वो बादशाह से अब मिलना चाहते थे, डिमांड कर रहे थे उससे मीट करने की। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। लेकिन क्या हो रहा था कि बादशाह जो था अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार जो था वो नहीं था। बादशाह थोड़े कमज़ोर थे हमारे, ठीक है, तो ये तो तैयार नहीं थे उस समय। लेकिन सिपाही बिल्कुल अड़े पड़े थे कि नहीं भैया इन्हें अंग्रेज़ों को भगाना है और बहादुर शाह जफ़र जी आपको ही वापस से तख्त संभालना होगा। तो दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। तो आखिरकार वे ज़बरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। तो बहादुर शाह जफ़र जी तो खुद से तैयार नहीं थे, आप समझ रहे हो ना, लेकिन जो सिपाही थे वो जो थे वो इनको काफ़ी फोर्स कर रहे थे ऐसा करने के लिए। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। तो क्या हुआ, जो बूढ़े थे, बिल्कुल एजिंग का मतलब क्या है कि बूढ़े जो राजा थे, बादशाह थे, उनको ये डिमांड माननी पड़ी। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फिडेरेसी ऑफ इंडियन
स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। अब उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों में संघ बनाने का आह्वान कर दिया था। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैज़ अ ग्रेट इम्प्लीकेशंस। अब क्या हुआ, बहादुर शाह ने बस एक कदम उठाया और इसके बहुत ज़्यादा गहरे परिणाम सामने आने लगे थे। द मुगल डेस्टिनी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अंग्रेज़ों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर जो मुगल साम्राज्य था उन्हीं का शासन था। तो मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टन्स कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर्स। तो वो क्या ज़्यादातर जो छोटे शासक थे ये रजवाड़े वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे उस समय। तो ठीक है, थ्रेटेंड by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority। तो क्या हुआ उस समय कि ब्रिटिश शासन के विस्तार के से भयभीत, मतलब ब्रिटिश शासन तो फैलता जा रहा था ना, तो डरे हुए थे जो हमारे छोटे छोटे शासक थे, रजवाड़े वाले थे, वो लोग सब डरे हुए थे। तो उनको ऐसा लगा कि भाई सारे शासकों को लगने लगा कि अगर मुगल बादशाह दोबारा से अपना शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य पे दोबारा अपने इलाकों में भी शासन हम लोग बेफिक्री से चलाने लग जाएंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्टेड दिस टू हैपन। अब अंग्रेज़ों से तो बर्दाश्त नहीं होता, अंग्रेज़ों को तो इन घटनाओं का उन्होंने एक्सेप्ट, मतलब वो तो बिल्कुल ऐसे सोच भी नहीं सकते थे इन घटनाओं की, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्टेजेस वुड डाई डाउन। तो उनको क्या लग रहा था, उन्हें लगता था कि कारतूसों का जो मुद्दा है ये उस पर बात पैदा हुई है, उस पर उथल पुथल हुई है और कुछ समय में जो है ये शांत हो जाएगी। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात एकदम बदल गई। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड इंथुजियास्ट, इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। अब क्या हुआ, अक्सर ऐसे ही तो होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, उम्मीद मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। तो अब हम ना ये वीडियो हो जाती है लंबी और ये चैप्टर भी एक्चुअली काफ़ी लंबा है, तो कई पार्ट्स में आएगा। ये सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। तो रिबेलियन स्पिरिट से हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जितना हो सकता है ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।